बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली अकबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज इमरान खान साहब ने अपने कारकुनों को कॉल दे दी है कि कल से लाहौर में एहतजाज किया जाएगा इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, और उसके बाद पिंडी में एहतजाज किया जाएगा। पिंडी के बाद फैसलाबाद में और उसके बाद मुल्तान में आया कि पूरे पाकिस्तान में मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़। ये फवाद चौधरी साहब ने एक क्या खूब बयान दिया था कि इलेक्शन कमीशन ने कभी भी पाकिस्तानी कौम को मायूस नहीं किया। जब भी उनके पास कोई केस गया है उसने हमेशा इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसला दिया है। चाहे वो कोई भी केस उठाकर आप देख लो, तोशा खाना का केस उठाकर देख लो, कोई भी केस उठाकर देख लो कि इलेक्शन कमीशन ने हमेशा पीटीआई के ख़िलाफ़ ही फैसला दिया है। इसलिए इमरान खान साहब ने कहा है कि चंद लोग एक पार्टी के चेयरमैन को हटाने के लिए मुल्क को दांव पे लगा दिया। सब अदारे मिलकर, मैं किसी एक का नाम नहीं लेता, सब मिल गए, 16 पार्टियां बिमा बशमूल अदारे, पावरफुल अदारे, हमारे मुअज़्ज़ज़ अदारे मिलकर एक खान को हटाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। रजीम चेंज के ज़रिए किस तरीके से उसको हुकूमत से निकाला। वो जब हुकूमत से निकला वो मुल्क से भागा नहीं, वो डरा नहीं, वो झुका नहीं, वो उसी मुल्क में रहा जिसमें वो पैदा हुआ। पाकिस्तान छोड़कर नहीं गया। सब कहते थे, मरियम औरंगज़ेब कहती थी, तलाल चौधरी कहता था, दलाल चौधरी कहता था कि यूं ही ये कुर्सी से नीचे उतरेगा ये सीधा लंदन भागेगा। लेकिन वो भागा नहीं है, वो डटा रहा है, अपनी 24 करोड़ आवाम की आवाज़ के लिए डटा रहा है, उनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए डटा रहा है, अपने प्यारे पाकिस्तान की इज्जत की खातिर वो डटा रहा। उसने अपनी टांगों के ऊपर गोलियां खाई, 16 केस उसके ऊपर बना दिए गए, लेकिन वो मुल्क छोड़ कर नहीं गया। कोई तो दम है खान में, कोई तो दम है खान में जो मुल्क छोड़ कर नहीं गया। उसकी ये बातें लोगों के दिलों के ऊपर तीर की तरह चुभ रही हैं, क्योंकि जब भी बात करता है तो कौम की बात करता है, जब भी बात करता है कि कौम के बच्चों के मुस्तकबिल की बात करता है, जब भी बात करता है कि मुल्क की हिफाजत के लिए बात करता है, जब भी बात करता है मुल्क की सामलियत के लिए बात करता है, और जब भी बात करता है मुल्क के बकाओ वकार इज्जत के लिए बात करता है। ये है वो खान साहब की बातें जो लोगों के दिलों के ऊपर तीर की तरह लग रही हैं। और दूसरी तरफ हमारे पुराने मिस्त्री, पाकिस्तान को 75 साल से खाने वाले, लूट लूट कर खाने वाले, नोच नोच कर खाने वाले, गिद्धों की तरह खून चूसने वाले, किस तरह हमारे प्यारे पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया। पाकिस्तान के अदारे तबाह कर दिए, पीटीवी को तबाह कर दिया, हत्ता के हर वो अदारा जो प्रॉफिट में जा रहा था सब लॉस में चलना शुरू हो गए। आप रेलवे को उठाकर देख लीजिए, ट्रेन के अंदर पांव रखने की जगह नहीं होती, इतना रश होता है, लेकिन उसके बावजूद वो खसारे में जा रही है। सिर्फ 5% अशरफिया 24 करोड़ की आवाम के मुस्तकबिल को खा गई और डरा डरा कर रखा हुआ है कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। हम ना आते तो मुल्क तबाह हो जाता, हम ना आते तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाता, हम ना आते तो खान ने तबाही मचा दी हुई थी। ये नहल नलायक खान था यार, वो नलायक है, वो नहल है। उसने तो कोरोना के दौरान भी आवाम को रोटी दी, उसने इस तरह आटा नहीं कम होने दिया। वो हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल रखता था, खुद शहरों में जाता था, बाज़ारों में जाता था। कोई तो दम है उसमें जो हर वक्त आवाम के बच्चों के मुस्तकबिल की बात करता है। अब जब लोग रोड के ऊपर आएंगे, एहतजाज करेंगे, तो पता जाएगा इलेक्शन कमीशन साहब को भी और दूसरे लोगों को भी, जिन्होंने सब ने मिलकर खान को कुर्सी से उतारा था। वो दिन दूर नहीं है कि जब दोबारा खान आएगा। ये कौन लोग थे? अगर आसिफ अली जरदारी ईमानदार था, बेनज़ीर ईमानदार थी, बिलावल साहबा या साहब ईमानदार थे, नवाज शरीफ ईमानदार था, शहबाज शरीफ ईमानदार था,
साका डार और साका डॉलर ईमानदार था, तो यार बेईमान कौन था? किसने मुल्क को लूटा? हम किसके हाथ पे मुल्क के खून की लकीर को तलाश करें? मेरे मुल्क को किसने इस नहज पे पहुंचाया? जब ये सब सियासतदान ईमानदार थे, नेक थे, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, नहर दूध की नहरें बह रही थी, शहद की नहरें बह रही थी, हर आदमी के पास मर्सिडीज, करोला, टोयोटा थी, तो इस मुल्क को किसने इस नहज पे पहुंचाया? इमरान खान ने तो सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की। यार ये कोई मजाक है? इस वतन के मासूम बच्चों को किस तरह से भूख में रखा गया, गंदम चूहे खा गए। सिंध में कुत्ते के काटने की वैक्सीन मौजूद नहीं है, सांप काटने की वैक्सीन मौजूद नहीं है। इन्होंने दिया हमको क्या? इनका सारे कारोबार प्रॉफिट में गए। शाहिद खान अब्बासी साहब की एयरलाइन प्रॉफिट में गई। ख्वाजा आसफ साहब, ख्वाजा साहद रफीक साहब, इनकी बिजनेस तरक्की में गए। नवाज शरीफ साहब के बिजनेस तरक्की में गए। हमजा शहबाज शरीफ साहब के बिजनेस तरक्की में गए। शहबाज शरीफ साहब का भी बिजनेस तरक्की में गया। जितने भी ये सियासतदान हैं, इनके सब के कारोबार तरक्की में हैं। तो मेरा मुल्क क्यों डिफॉल्ट हो रहा है? मेरा मुल्क क्यों डूबा? 24 करोड़ का अवाम का मुल्क क्यों डूबा? जब ये 5% अशराफिया इनके बिजनेस तरक्की में, इनका पाकिस्तान में क्या है? इनकी शादियां बहर, इनके शॉपिंग मॉल बहर, इनका इलाज बहर, इनका खाना पीना बहर, इनका मरना बहर, तो इनका तो सब कुछ बहर है, इनके बच्चे बहर। तो पाकिस्तान में तो गरीब पाकिस्तानी अवाम है ना। अब भी सोचने का टाइम है। मैंने आप लोगों को कहा था ये बरसाती मेंढक आएंगे। आपने परसों से देखा किस तरीके से मिफ्ता इस्माइल साहब और शाहिद खान अब्बासी साहब और एक और भी पीटीआई का जो रुकन है, वो ये तीनों मिलकर एक नई जमात बना रहे हैं। अब ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक नया बहाना है। ये लोगों को फिर चक्कर देंगे, फिर वोट लेंगे, फिर ये 5 साल हुकूमत में आएंगे, फिर ये थप्पड़ मारेंगे। अगर ये मिस्त्री इतने ईमानदार, इतने कारीगर और इतने हुनरमंद थे तो 50 साल में, 70 साल में क्या झक मार रहे थे? इन्होंने किया क्या? अपने जायदादें बनाई, अपनी प्रॉपर्टी बनाई, अपनी ज़मीनें बनाई, अपने बिजनेस बनाए, अपने कारोबार बनाए। गरीबों को क्या किया? गरीबों से रोटी छीन ली, गरीबों से दाल रोटी छीन ली, गरीबों से आटा छीन लिया, गरीबों से चीनी छीन ली, गरीबों से हर वो चीज़ छीन ली जिससे वो गरीब जिंदा रहता था। घर नहीं है किसी के पास, रोटी नहीं है, आटा नहीं है, दालें नहीं है, चावल नहीं है, कोई चीज़ तो मिल नहीं रही। यार ये रोना रो रहे हैं मुल्क डिफॉल्ट हो जाना था। हम नाते मुल्क डिफॉल्ट हो जाना था। और सालों 70 साल से तुम ही थे इधर। इस कंट्री, इस मुल्क को इस नहज पे किसने पहुंचाया? ये तुम लोगों ने पहुंचाया। सबके केस माफ। साका डार उर्फ डॉलर साहब, उसके भी केस माफ। सलमान शहबाज के भी केस माफ, हमजा के केस माफ, अब नवाज शरीफ के भी केस माफ हो जाएंगे। अन करीब आप देखोगे नवाज शरीफ साहब आएंगे, उसको जमानत दी जाएगी कि इसको कोई ना पकड़े। वो घर जाएगा, घर में जाकर उसकी सब जेल घर को करार दिया जाएगा। और चंद दिन बाद आप टीवी के ऊपर एक खबर सुनोगे कि नवाज शरीफ बाइज्जत तौर पर बरी हो गया। कैसा थपेड़ा मारा इन लोगों ने हमारी हुकूमत पर, कैसा थपेड़ा मारा इन लोगों ने हमारे ऐन के ऊपर, पाकिस्तान के दस्तूर के ऊपर। ये 5% अशराफिया, बनारसी ठग, ये मरासी चोर लटेरे डाकू, इन्होंने मेरे वतन को गिद्धों की तरह नोच नोच कर खाया। इन्होंने किसी को ना छोड़ा, मुदारस को ना छोड़ा, मसाजिद को ना छोड़ा। इन्होंने हर वो काम किया जिसमें इनका मफाद होता है। ये करते ही वही काम है, ऐसा काम करता ही नहीं है जिसमें इनका मफाद ना हो। और इनका सरिया, बजरी, सीमेंट, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना हो, वो ये काम करता ही नहीं है। मैं आप लोगों को एक सादा समझाता हूँ। ये तो ऐसे ऐसे टीवी में आकर वर्ड बोलते हैं जिससे अवाम को पता ही नहीं चलता। 60% पाकिस्तानी अवाम तो वैसे अनपढ़ है, आकर ये इंग्लिश झाड़ते हैं टीवी में बैठकर। उन 60 को तो पता ही नहीं चलता। 40 में से जो होते हैं ना 20% तो वो वैसे ही अपने काम में बिजी होते हैं, वो इनको सुनते ही नहीं है।
जो बेचारे अनपढ़ सुनते हैं, हो सकता है कि यहाँ से कोई उम्मीद की किरण आ जाए, लेकिन उनमें ये आगे से अपनी इंग्लिश झाड़ते हैं, उनके भी पल्ले में कख नहीं पड़ता। मैं आपको सादा समझाता हूं कि डॉलर कितनी सूरत में पाकिस्तान में आता है। सिर्फ 3 सूरतें हैं। 3 सूरतों में पाकिस्तान में डॉलर आता है। नंबर 1, आप अपनी कोई चीज़ बाहर की कंट्री में बेचते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में गंदम है, चीनी है, ये हम यूरोप में बेचते हैं या किसी दूसरी कंट्री को हम बेचते हैं ना, उसके बदले में हमारे जो सौदा करते हैं वो डॉलर में करते हैं, हमारी कंट्री में डॉलर आता है। नंबर 1। नंबर 2, जो बाहर की कंट्री में हम जैसे लोग मजदूर हैं, काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, तो हम जो अपने वतन अजीज में पैसे सेंड करते हैं ना, वो डॉलर की शक्ल में जाते हैं। जब से ये चोरों की हुकूमत आई, ना तो गैर मुल्कियों ने पाकिस्तान में पैसा सेंड किया और ना ही ये बनारसी ठगों ने पाकिस्तान में कोई एक्सपोर्ट चीज़ें की जो पाकिस्तान में प्रोडक्शन जिनकी होती है। पाकिस्तान में इस वक्त 1,70,000 मजदूर बेरोजगार हो चुका है। फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, लूमें बंद हो चुकी हैं, बड़े बड़े कारखाने बंद हो चुके हैं, बिजली नहीं है। ये तो ऐसा काम तो करते ही नहीं है ना। इन्होंने बिजली के सूबी तो यानी कि जल्दी जल्दी कारखाने लगाए और बहुत महंगे लगाए, जिन पर अगर बिजली बनाई जाए तो बहुत महंगी पड़ती है और वो भी नहीं मिल रही। एक तो हुई ना बिजली महंगी, चलो मिल जाए, वो भी नहीं मिल रही। बिजली ना होने की वजह से कारखाने बंद हो गए। जब कारखाने बंद हुए तो बेरोजगारी बढ़ गई। बाहर कोई चीज़ बेचने के लिए है ही नहीं। अब भी कोई चीज़ तो ये बेच नहीं सकते। दूसरी सूरत ये थी। तीसरी सूरत, हाथ में कासा पकड़ा, चल पड़ा, दे दो भाई अल्लाह के नाम पर $2 लाख, दे दो भाई अल्लाह के नाम पर $10 लाख, दे दो भाई अल्लाह के नाम पर $1 लाख। ये पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि हमारा जो है वो चेरी ब्लॉसम साहब किस तरह से सऊदी अरब में या तुर्की में जाकर कहता था, दे दो भाई, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि $1 अरब और हमको दे दो। उस साले ये तुम लोग ले तो लोगे, ये वापस कौन करेगा? तुम्हारा बाप करेगा वापस। तुम लोगों ने अपनी 7 नस्लें, आने वाली 7 नस्लें संवार ली, लेकिन हमारी 24 करोड़ अवाम की 14 नस्लें तुम लोगों ने गिरवी रख दी। मैं आपको समझाता हूं सादे अल्फाज में गिरवी कैसे रखी। जब ये कुछ चीज़ जाते हैं ना किसी से उधार लेने के लिए, तो उसको कुछ चीज़ गिरवी रखते हैं। वर्ल्ड बैंक को मिसाल के तौर पे मोटरवे गिरवी रखी हुई है। ये मोटरवे हमारी जो है ना वर्ल्ड बैंक की है। अच्छा, उसके बाद IMF के पास जाते हैं कि हमको $2-4 अरब दे दो, उनको ये अपना एयरपोर्ट दे आते हैं। अब IMF को एयरपोर्ट दे दिए, किसी को इन्होंने PTV दे दिया, किसी को टीवी चैनल दे दिए जो सरकारी है, और किसी को मोटरवे दे दी। अच्छा, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ठीक है, एक दिन ये लोग आएंगे, हर चीज़ कान से पकड़ के अपनी ले जाएंगे। कोई जहाज़ ले जाएगा, कोई एयरपोर्ट ले जाएगा, कोई PTV ले जाएगा, कोई सड़क उठा कर ले जाएगा, उखाड़ कर ले जाएगा। पाकिस्तानी अवाम के पास बचेगा क्या? इनको तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी जायदादें ऑलरेडी बाहर हैं। किसी की दुबई में है, किसी की सऊदी अरब में है, किसी की अमेरिका में है, किसी की कनाडा में है और किसी की UK में है, और सबके पास 2-2 पासपोर्ट है, डबल नेशनलिटी है। जब दिल ने किया, लामशू हो गए, ये तो उड़न शू भर जाएंगे। वो गरीब आवाम किधर जाएगी? वो मेरे पाकिस्तानी, वो पंजाबी, वो पठान, वो सिंधी, वो बलोची, उनका मरना, उनका जीना, उनका खाना, उनका पीना पाकिस्तान में है। वो उसी धरती में रहेंगे जिस धरती में वो पैदा हुए थे। ये तो साले अपना इलाज यूरोप में जाकर करवाते हैं। मरियम साहबा ने क्या खूब कहा था कि मेरे फेस की छोटी सी सर्जरी है, उसके लिए मैंने लंदन जाना है। ये छोटी सी सर्जरी के लिए लंदन जाते हैं, और इन लोगों ने इस तरीके से पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। यकीन करो, ये जो बनारसी ठग है ना, अल्लाह माफ़ करे, अगर ये इसी तरह लगे रहे तो ये कुछ नहीं छोड़ेंगे, बल्कि छोड़े ही कख नहीं है। बस कुर्सी के साथ चिमड़े हुए हैं, ये कुर्सी कहीं ना जाए। उस एक केले खान को गिराने के लिए 16 पार्टियां इकट्ठी हो गई, पूरे अदारे इकट्ठे हो गए, उसको गोलियां मारी गई, उसके कैरियर के ऊपर कीचड़ उछाला गया। ये कहानी शुरू होती है आयशा गुलालाई से।
आयशा गुलालाई वो आपने ब्लैकबेरी मोबाइल सुना होगा, गंदे गंदे मैसेज, मुझे और इमरान खान को एक कमरे में बंद कर दो तो ये 2 मिनट के अंदर चीखें मारता हुआ बाहर निकलेगा। वहाँ से कहानी शुरू होती है। फिर रिहाम खान की किताब, वो ऐसी ऐसी किताब के अंदर उसने लिखा है कि बेटे के साथ मिलकर इमरान खान के किरदार के ऊपर, करैक्टर के ऊपर कीचड़ उछाला गया। वहाँ से घूमती हुई वो टोशा खाना, वो घड़ी, वहाँ से भी कुछ ना मिला तो फिर ये इमरान खान की एक बेटी निकाल कर ले आए टेरेस, वहाँ से भी कुछ ना हुआ तो ये तरह तरह के और बहाने ढूंढ रहे हैं किसी ना किसी तरीके से खान से जान छूट जाए। लेकिन खान जो है ना, ये चिच्चड़ की तरह ये चमड़ गया इन लोगों को, ये छोड़ेगा नहीं। मर्द का बच्चा है, ये है असल में हीरो, ये है शेर, ये है लीडर, डटा रहा, झुका नहीं, गोलियां खाई, फिर उसी स्टेज पर दोबारा 15 दिन में आकर कहा कि मैं आ गया हूं, जो करना है मेरा कर लो, मैं आप लोगों के साथ हूं, मैं गरीब आवाम के साथ हूं, इस निज़ाम के खिलाफ हूं। उसके खिलाफ क्या क्या नहीं हुआ, सब कुछ किया। अब भी हर कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से खान को इस सिस्टम से निकाल दिया जाए। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।